आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टीरियोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले आइसोमर्स की डेफिनेशन सीख रखी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स की डेफिनेशन सीख रखी है और इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है इसके बारे में बात कर चुकी है। हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर चुकी है जहाँ पर हमने टू टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स देखे थे। एक देखा था हमने कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और एक हमने देखा था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। आज जो हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, वो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो, अगर हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं। एक बार मैं इनकी यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दिस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स arises due to this type of configurational isomers arises due to difference in distance between groups around a bond about which rotation is restricted, इन्हीं को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये तो हमारे पास डेफिनेशन पार्ट है। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकालेंगे और फिर एक एक टर्म का हम बहुत अच्छे से मतलब समझेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। सबसे पहली बात तो ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। इससे आप क्या समझते हो? इससे हम ये समझते हैं यह जो आइसोमर्स होंगे आपस में इंटरकन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से हो पाएंगे। मतलब इसमें किसी प्रकार के रोटेशन की वजह से यहाँ पर इनका रोटेशन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। दूसरा, अराइजेज ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स अराउंड द बॉन्ड अबाउट विच रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। ये जो रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड वर्ड है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम यहीं से अपनी स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारे पास कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो बॉन्ड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक बॉन्ड्स वो होती हैं जहाँ पर रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम कह सकते हैं। और एक बॉन्ड वो होती है जहाँ पर हमारे पास रोटेशन फ्री होता है, तो हम इसको फ्री रोटेशन कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसी पर हमारा पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फंडा टिका है। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो यदि आपके पास यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, और मॉलिक्यूल के यहाँ पर आपके पास क्या लगे हैं, ग्रुप्स या फिर एटम्स लगे हैं। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। उन ग्रुप्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और यहाँ पर आपके पास क्या है, उन ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अगर इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल है तो इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल होने से हम कह सकते हैं इस सिस्टम में फ्री रोटेशन है। ये जो सिस्टम है ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है। मैं यही समझाना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, उसमें आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ा होगा, जहाँ पर जो दो सिग्मा बॉन्ड होती हैं वो एक लोब इंटरेक्शन की ओवरलैपिंग से होती हैं। एक एटम का एक लोब, दूसरे एटम का एक लोब। जब इंटरेक्शन से होंगी तो वहाँ पर क्या है, रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन जब आपने पाई बॉन्ड पढ़ा होगा तो वहाँ पर दो लोब इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करता हूँ बॉन्ड्स का। हमें सबसे पहले बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन ही समझना पड़ेगा। हमारे पास बॉन्ड्स दो तरह की हो सकती हैं। एक तो जहाँ पर आपके पास फ्री रोटेशन हो, और एक आपके पास जहाँ पर क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। दो तरह के रोटेशंस हो सकते हैं बॉन्ड्स या सिस्टम में। एक होता है फ्री रोटेशन और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखो, अगर फ्री रोटेशन की हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ रोटेशन does not require extra amount of energy
extra amount of energy, that is bonds are rotated at room temperature। मतलब जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी होगी उस ही एनर्जी से वहां पर बॉन्ड्स क्या हो जाएंगी, रोटेट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करता हूं तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारे पास क्या होगा, दिस टाइप ऑफ रोटेशन रिक्वायर्स, दिस टाइप ऑफ रोटेशन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड का रोटेशन रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, बस आपको इतना ही समझना है। तो एक बार फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखी है, जिस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला टर्म समझा रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है। हम ऐसे बोल सकते हैं जहां पर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हो रोटेशन के लिए तो वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, और जहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए हो, रूम टेम्परेचर पर इटसेल्फ ही वह बॉन्ड क्या कर जाए, रोटेट कर जाए, तो हम उसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। पॉइंट क्लियर है। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो हम एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, उन सभी में क्या है, वहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रोटेशन के लिए नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पर एग्जांपल की बात करता हूं तो हम बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, जितनी भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होंगी वह सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होगा। हम ऐसे कह सकते हैं उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा रोटेशन करवाने के लिए, या फिर आप यूं कह लो वहां पर रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड्स, सिग्मा बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड्स। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी वहां पर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। ओपन चेन में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ओपन चेन में मॉलिक्यूल ओपन होता है तो वहां पर रोटेशन पॉसिबल हो जाता है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स में वहां पर बॉन्ड टूट जाएगी, है ना। तो ये वाला आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हल्का सा, और यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी। तो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, वह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से हैं। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस क्या होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और भी कंडीशन को हम समझेंगे, लेकिन ये मस्ट कंडीशन है जो कि हर मॉलिक्यूल में होनी ही चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि आखिरकार कौन से सिस्टम है जहां पर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अबाउट दैट सिस्टम। तो हम बात करते हैं रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अबाउट, तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स में बात करते हैं, यदि हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोटेशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। मतलब यदि यहाँ पर रोटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को बस सिंपल इतना समझना है यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वह जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है जो इसके रोटेशन को करवा सके। और अगर इतनी सफिशिएंट नहीं है तो हम बोलेंगे वह सिस्टम जो कि रूम टेम्परेचर की एनर्जी की वजह से रोटेट नहीं कर पाते, उनको हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कहते हैं। बाकी आपको घुमा के ये सब अपने आप से देखना इतना नहीं है, ये तो आप तो हर चीज़ को घुमा दोगे, घुमाने में आप लोग माहिर हो ही। तो यही बात आपको समझनी है कि ये रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनके बीच में बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपका रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर भी रोटेशन नहीं होने वाला। ऐसे ही मान लो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस वाले केस में भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर तो लोन पेयर होता है एक, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी आपके पास रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ही हम और बात कर सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं सिर्फ अभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ।
ये सारे सिस्टम क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी ये देखने की कोशिश सिखाना चाहता हूं आपको कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ही क्या होते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की भी बात करता हूं तो यहां पर भी डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करता हूं तो यहां पर भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ही अगर मैं एक साइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूं कुछ इस तरीके से, तो यहां पर इस सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, यहां पर भी रोटेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं साइक्लोप्रोपेन बनाता हूं और साइक्लोप्रोपेन में आपको बना के दिखाऊंगा तो यहां पर भी रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं एक साइक्लोएल्कीन बनाता हूं, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल है आपके पास ऐसा, और यहां पर आपको दिखाता हूं तो यहां पर भी रोटेशन क्या है आपके पास, रेस्ट्रिक्टेड है। तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो कि उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। सिर्फ दो सिस्टम को दिमाग में लेके आना है, एक तो जहां पर भी सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और दूसरा जहां पर भी साइक्लिक कंपाउंड्स में जो सिग्मा बॉन्ड होती हैं वहां पर भी रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये वो सभी सिस्टम हैं जहां पर रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर हम कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या कंडीशन होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, तो हमें डेफिनेशन से ही बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी बहुत हद तक। तो अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहली कंडीशन होती है मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड अबाउट विच रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। देखो पहला लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट वन बॉन्ड अबाउट विच रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, अबाउट विच रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। एक तो वहां पर बॉन्ड होनी ही चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में जिसके अलोंग रोटेशन क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, ताकि हम कह सकें वह सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, ग्रुप्स प्रेजेंट एट both terminal of bonds about which rotation is restricted must be different। देखो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक जर्नल स्ट्रक्चर लिखता हूं और आपको समझाता हूं। देखो यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं, यदि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहां पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ये यहां पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहली कंडीशन अपने आप में फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ये जो दोनों ही टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, जिसके अलोंग क्या है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, उन दोनों ही टर्मिनल पे जो ग्रुप होने चाहिए, मतलब ए बी सी डी, मतलब कभी भी ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा हमेशा, और हमेशा सी इज नॉट इक्वल टू डी होगा। कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी सी डी के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक बात और समझनी है, ऐसा हो सकता है ए सी के बराबर हो सकता है और बी डी के बराबर हो सकता है। दोनों ही बातें अपने आप में अलग अलग हैं। तो ये आपकी दो मस्ट कंडीशन है जो कि होनी ही चाहिए। और तीसरी और कंडीशन की बात करता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्ट्रक्चर
तो तीसरी कंडीशन और लिखता हूं मैं। तीसरी कंडीशन क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, GI लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, मस्ट बी स्टेबल। जो स्ट्रक्चर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, इस तीसरे पॉइंट को तो हम समय के साथ साथ समझ जाएंगे जब मैं डिफरेंट एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन आपको दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है? जिसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है वह जो टर्मिनल है, उन टर्मिनल पे जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। बस यही आपके पास पूरी कहानी होती है GI की। अब मैं आपके पास क्या करता हूं, डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है क्या यहां पर GI है या GI नहीं है। फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा हम किस किस सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो भी अभी तक हमने सीखा है इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करना सीखते हैं। हम लोगों ने अभी तक बात की है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने बात की है कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन में दो पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने हैं। सबसे पहला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, और मैंने आपको बहुत अच्छे से मतलब समझाया है किस सिस्टम में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और दूसरा कि जो टर्मिनल होंगे जिसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। अब ये दूसरा पॉइंट समझाने के लिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं वो एक एक करके करवाता हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी सवाल में इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है और कौन सा नहीं है। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। मैंने बोला था कि सिस्टम में एटलीस्ट एक ऐसा तो बॉन्ड होना चाहिए जिसके लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो। तो देखो जरा आप अगर इस बॉन्ड को ध्यान से देखोगे, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अलोंग क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। आप अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही सीख रहे हो मानता हूं, अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आता है बहुत पेशेंस के साथ अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो आपको आगे भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। जब आप इनको समझ रहे हो तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि टर्मिनल कार्बन कौन से हैं? एक कार्बन तो ये है टर्मिनल जिसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। टर्मिनल का मतलब इसकी बात नहीं कर रहा, टर्मिनल वो वाले बात कर रहा हूं जिसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला है तो यही टर्मिनल है, और यहां पर भी टर्मिनल है। पॉइंट को एकदम अच्छे से समझो। टर्मिनल, हम लोग किसी मॉलिक्यूल के टर्मिनल की बात नहीं कर रहे, हम लोग उस टर्मिनल की बात कर रहे हैं जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। अब बताना क्या इस टर्मिनल पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं? देखो एक H लगा है और एक CH3 लगा है, बिल्कुल सही है। क्या इस टर्मिनल पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं? एक H लगा है, एक CH3 लगा है, बिल्कुल सही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली कंडीशन फुलफिल है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। दूसरा कि जो टर्मिनल कार्बन है जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उस पर भी डिफरेंट सब्सटेंट है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा? GI कहलाएगा। बस इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से अप्रोच करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा टाइम देने वाले हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें कैसे करोगे जल्दी बताओ? ये क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। तो आपको तो सिर्फ एक एटलीस्ट वन बॉन्ड चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम में पहला पॉइंट एकदम क्लियर है कि इस सिस्टम में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मौजूद है। अब सवाल ये है, जब आप इसको देखोगे तो ये आपका रेस्ट्रिक्टेड क्या है? टर्मिनल है। ये भी आपके पास रेस्ट्रिक्टेड टर्मिनल होगा इस रोटेशन सिस्टम के लिए, रेस्ट्रिक्टेड वाले पॉइंट समझ रहे हो? तो इस कार्बन पर क्या है? दोनों H सेम है। इस कार्बन पर एक H अलग है और बाकी एक पूरा ग्रुप अलग है, लेकिन मैंने बोला था दोनों टर्मिनल कार्बन पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। लेकिन इस कार्बन पर क्या है? दोनों H सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पर GI नहीं हो सकता। अगर मैं इस वाले केस में देखता हूँ तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अब आप सोच रहे होगे सर अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके दो ही तो टर्मिनल होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। भैया मैं टर्मिनल की बात नहीं कर रहा, मैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के टर्मिनल की बात कर रहा हूं। पूरा स्टेटमेंट समझो यार।
अगर सिर्फ टर्मिनल की बात होती तो दो ही टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। वो सिस्टम में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और जितने टर्मिनल होंगे, जितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होंगे उतने ही वहां पर टर्मिनल भी बनते जाएंगे। तो अगर मैं इन टर्मिनल की बात कर रहा हूं तो इस टर्मिनल पे दोनों एच क्या है, सेम है, तो इसी को देखकर हम बता सकते हैं कि यहां पर आपके पास जी नहीं होने वाला है। अगर आपने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अगर समझ लिया है तो आपसे कभी भी कोई जीआई का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपको इन दो क्वेश्चन में ही समझ में नहीं आ रहा और फिर आप आगे क्वेश्चंस की तरफ जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्लियर एकदम अच्छे से? तो इन दो क्वेश्चंस को ही समझ लो, बाकी क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे एकदम अच्छे से। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? बिल्कुल सर, देखो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। अरे मैं अगर एरो पर क्रॉस कर रहा हूं इसका मतलब मैं ये दर्शा रहा हूं यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है तो देखो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, क्या इस टर्मिनल पर अलग अलग ग्रुप लगे हैं? देखो दो एच सेम लगे हैं, अलग अलग कहाँ है? दोनों एच सेम है। तो हम बोलेंगे सर इसी को देखकर हम ये बता सकते हैं यहां पर जीआई नहीं होगा। बस यही करना है आपको। हमें यही स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म बहुत हार्ड होता है। जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे जीआई की तब आप बोलोगे बहुत हार्ड पार्ट है। अगर आपको बेसिक पार्ट ही बहुत अच्छे से नहीं आएगा तो आगे वाली चीज़ें तो जाहिर सी बात है हार्ड लगने वाली है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें देखो क्या होने वाला है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, बिल्कुल क्लियर एकदम अच्छे से। जीआई की बात करेंगे आगे, ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है। इस टर्मिनल पे देखो क्या अलग अलग ग्रुप लगे हैं, देखो ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। हाँ सर यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है, ये दोनों ग्रुप अलग है, लेकिन ऊपर वालों में समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है भाई, थोड़ा कंडेंस टाइप का है तो दिक्कतें हो रही हैं, आप उसको भी खोल खोल के लिख लो। अरे अगर आपको खुला खुला ज़्यादा पसंद है तो उसको भी खोल खोल के लिख लो ना, समझ में आ जाएगा अपने आप। इसको समझ में एकदम अच्छे से, दो अलग अलग ग्रुप हैं, यहाँ पर भी क्या है, दो अलग अलग ग्रुप है। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में आपके पास क्या है, जीआई पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देख रहे हैं, उसके बाद जहाँ पर वो टर्मिनल हैं जिसके अलॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उन पर दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। अब सुनो, ये दोनों ग्रुप सेम हैं तो ये तो हो सकते हैं। मैंने बात की थी कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जो टर्मिनल है, उन पर जो दो ग्रुप लगे हैं आपस में उनसे कंपेयर करना है, सामने वाले से कंपेयर नहीं करना है। ये क्लैरिटी लेके आओ, कॉन्सेप्ट्स में यहीं पर दिक्कतें होती हैं। इस सवाल की बात करते हैं, बहुत ही आसान सवाल। देखो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, क्लियर है? दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, दोनों पे चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ चेक तो देखो ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, बात समझ में आ रहा है? तो इस टर्मिनल पे दो CH3 ग्रुप है, जरा ध्यान से देखना लिखने का तरीका, CH3 CH3, तो एक CH3 ऊपर रखा होगा, एक CH3 नीचे रखा होगा। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसकी वजह से तो जीआई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, दोनों ही इस पर सेम ग्रुप आ गए। अब इस वाले कार्बन को देख के क्या फायदा, जब एक टर्मिनल पर दोनों सेम ग्रुप आ जाए तो उसी के दूसरे टर्मिनल को देखने से कोई फायदा नहीं होता। ये तो आप साइंस वाले स्टूडेंट हो यार, इतना तो पता चलना चाहिए। इसको देखो, एक टर्मिनल ये वाला है, एक टर्मिनल ये वाला है, तो अगर मैं इस कार्बन के टर्मिनल की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान देखो, इस कार्बन के टर्मिनल की बात कर रहा हूं तो इस पर भी क्या है, दोनों H ग्रुप सेम है। तो अगर दोनों H ग्रुप सेम है तो एंड में हम बोल सकते हैं यहां पर जीआई नहीं होने वाला। बस इस तरीके से आपको सबसे पहले जीआई असाइन करना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जीआई हम लोग देखते नहीं है कि कंपाउंड जीआई दिखाएगा नहीं दिखाएगा, हम पहले सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, सर सिस ट्रांस बताओ ना। आपकी जिंदगी में सिर्फ सिस ट्रांस ही मजा है, एक को सिस बोल दो तो दूसरे को ट्रांस बोल दो और जीआई कर दो टेक। अच्छा ऐसा नहीं होता ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है क्या, बिल्कुल सर। यहाँ पर जरा ध्यान से सावधानी देखना, एक तो आपके पास H लगा है और एक आपके पास CH3 लगाता है इस वाले टर्मिनल पे, इस वाले कार्बन टर्मिनल पे, क्लियर एकदम अच्छे से। अगर मैं इस नाइट्रोजन को देखता हूं तो बोलोगे सर इधर तो एक ही एटम है, दूसरा कहां गया, तो देखो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा आप लोग देखते हो तो क्या H एटम दिखता है, अरे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है ना। ये जो है CH3 और H, क्या ये CH3 और H नजर आएंगे क्या असली में दुनिया में, इनकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आएगी। ऐसे ही लोन पेयर की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो हम अब अगर अपनी डेफिनेशन को और अच्छा बनाएं और क्लियर करें तो हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, और वहां पर दूसरी कंडीशन होती है कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अलॉन्ग टर्मिनल हैं उन पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए।
ग्रुप ऑफ एटम्स बोलने से अच्छा ज़्यादा अच्छा यही है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोन पेयर और एच का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास GI होगा। वाह, बहुत ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है ये। गलतियाँ करके आ जाते हैं हम सब लोग छोटी छोटी। देखो कितनी सारी बातें हमें सीखने को मिल रही है। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो बहुत बेहतरीन लगती है और बहुत अच्छे से समझ में भी आती है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर देखो दो अलग अलग ग्रुप हैं, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो एक तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और एक पूरा का पूरा ग्रुप OH लगा है, तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी GI होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो स्पीड में जाएंगे थोड़ा सा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, नाइट्रोजन पर लोन पेयर और H डिफरेंट ग्रुप हो गए। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ लो, लोन पेयर और H डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी आपके पास GI होगा। इस सवाल की बात करते हैं, इस सवाल की, ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन बहुत ही इजी है। ये आपके पास क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक कंपाउंड की अगर मैं इसके अलोंग बात करता हूं तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। मैंने बात की थी कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स होती हैं उनके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मौजूद होता है। तो देखो इस वाले टर्मिनल को देखो, इस वाले टर्मिनल को, इस पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, इस वाले टर्मिनल को देखो, इस पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर GI होगा। क्लियर है। ऐसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। देखो भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पूरा ओवरऑल फंडा बता दिया कहाँ पर होगा। तो देखो इस वाले कार्बन पर आपके पास दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अलग अलग ग्रुप हैं, और इस वाले कार्बन पर दोनों CH3 हैं। तो बस अगर दोनों CH3 हैं तो यहाँ पर अब GI नहीं होने वाला, क्योंकि जो दोनों टर्मिनल होते हैं उन पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चों की बहुत दिक्कतें होती हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार लगाओ और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे सर ये जो एक बॉन्ड है तो यहाँ पर कार्बन है, मानता हूं मैं, और यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर कार्बन है, तो हम ये बोलेंगे ये जो पूरा सिस्टम है इतना, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अरे जो पूरा अगर साइक्लिक है तो पूरे साइक्लिक के अलॉन्ग ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, चाहे मैं एक बॉन्ड लूँ, दो बॉन्ड लूँ, तीन बॉन्ड लूँ, चार बॉन्ड लूँ, कितनी बॉन्ड लूँ, रहेगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना। तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या है, दो अलग अलग ग्रुप हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन इस कार्बन पर क्या है, दोनों ही सेम ग्रुप हैं, तो ये GI नहीं दिखा रहा। इसके GI नहीं दिखाने का कारण क्या है, क्या यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है? अरे है, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, इस पर डिफरेंट ग्रुप दोनों पर नहीं है। मान लो अगर मैं आपके सामने यहीं पर एक एग्जांपल ये वाला पूछ लूं, अब आप मुझे बताना, यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 है, यहाँ पर H है। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 है, यहाँ पर H है, ये आपके पास मान लो L हो गया। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो, क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो। इस वाले क्वेश्चन में बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये वाले कार्बन पर दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, अरे क्लियर है, और इस वाले कार्बन पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम बोलेंगे इन दोनों ही टर्मिनल पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो इसीलिए हम इस सिस्टम को GI कह देंगे। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं जो आपके GI के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से क्लियर करके जाएंगे। तो अभी तक के सफर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन पढ़ी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन पढ़ी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के बारे में जाना, और फिर एंड में हम लोग अब इस काबिल हो चुके हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे सामने आ जाए वो GI है या नहीं है उसको अच्छे से समझाने के। क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि आखिर किस किस सिस्टम में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करने वाले हैं, हमें कौन कौन से सिस्टम पे स्टडी करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ कहाँ पर हमें एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पहचानना है। उसके बाद आपके पास दोनों ही जो टर्मिनल हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जहां पर, वहां पर डिफरेंट सब्सटेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पर इस सिस्टम में आपके पास क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है इस पर भी क्या है आपके पास डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, और इस पर भी क्या है आपके पास डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास GI देखने को मिलने वाला है।
इस वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला, तो जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर चाहे सिग्मा बॉन्ड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे सिस्टम के लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या हो सकती है, रोटेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास इस टर्मिनल पर भी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पर आपके पास इस टर्मिनल पर भी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपको GI देखने को मिलने वाला है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ऐसे समझने की कोशिश करो। यदि आपके पास एक 3 मेंबर रिंग है, जरा ध्यान समझना, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन है कुछ इस तरीके से। फिर से समझो, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो 3 कार्बन कुछ इस तरीके से हैं। अब जो तीनों ही कार्बन इस तरीके से हैं, क्या किसी ही बॉन्ड के अलोंग आपको रोटेशन देखने को मिल रहा है? नहीं, पूरा साइक्लिक कंपाउंड है। अब चाहे आप उस कार्बन पर लगाओ, इस कार्बन पर लगाओ, इस कार्बन पर लगाओ, अगर अब मैं 3 सिस्टम को 4 बना दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे लगा दिया 4। चाहे मैं एटम यहाँ पर चेंज करूँ, चाहे मैं एटम सेकंड पर चेंज करूँ, चाहे मैं एटम थर्ड पर चेंज करूँ और चाहे मैं एटम फिर इसके बगल में चेंज करूँ, कहीं पर भी अगर एटम डिफरेंट रख रहा हूँ तो रहेगा तो सबके लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना। ऐसे देखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जहाँ पर आपको टर्मिनल देखने हैं, जहां तक आपकी आंखें देख सकें। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर भी GI देखने को मिलने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पर ये वाला ग्रुप अलग लगा है और ये वाला ग्रुप आपके पास अलग लगा है। नहीं ना, दोनों ही ग्रुप एक हैं। अरे देखो यार, ये CH2 CH3 CH2 CH3, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों ग्रुप एक हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर GI देखने को नहीं मिलने वाला। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो दोनों ही टर्मिनल हैं उस पर डिफरेंट सब्सटेंट नहीं है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, साथ में यहाँ पर ये वाला ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है। यहाँ पर ये वाला ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है। जब भी आप ग्रुप चेक करते हो तो सिर्फ एक टर्मिनल पर पहले चेक किया करो, फिर जाके आप दूसरे टर्मिनल पर चेक किया करो। आपस में जो टर्मिनल होता है वो इटसेल्फ में ग्रुप की पोजीशन देखते हैं जो उस पर लगे होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से GI देखने को मिलने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो फिर से ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। चाहे मैं ग्रुप यहाँ लगाता, चाहे मैं ग्रुप यहाँ लगाऊं या फिर मैं ग्रुप यहाँ लगाऊं, ग्रुप लगाने से मतलब नहीं है। आप पहले ये देखो, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? बिल्कुल। क्या किसी बॉन्ड के अलोंग आपको रोटेशन देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, पूरा सिस्टम ही टूट जाएगा अगर आप रोटेट भी करवा रहे हो किसी भी तरीके से, मान लो। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 ग्रुप लगे हैं CH3H, ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास 2 ग्रुप लगे हैं CH3H। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपको GI देखने को मिलने वाला है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म पढ़ रहे हो। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको फ्री रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जहां पर मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन के होने के बाद कितने आइसोमर्स आएंगे, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलने वाले हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो साइक्लिक वाले होते हैं, जो साइक्लिक वाले GI होते हैं, यह आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, ये कहाँ पढ़ने वाले हो, ये आप फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, और ये एक तरीके से एल्केन की केमिस्ट्री होती है। एल्केन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके पास 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, क्या नहीं? ऑक्सीजन पर दोनों ही लोन पेयर हैं, दोनों सेम हैं। अगर एक भी ग्रुप अलग लगा होता तो हम सोचते तो ये वाली पॉइंट समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये वाली पॉइंट समझ में आ चुकी है तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर GI होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पर CH3H है, ये तो अलग है लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर GI नहीं देखने को मिलने वाला। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि आपको GI में एकदम अच्छे से कमांड बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको पहले लेक्चर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन और देखना आ चुका है कि कौन से कंपाउंड में GI होगा और कौन से कंपाउंड में GI नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एकदम डिटेल में एक एक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ GI पढ़ेंगे, फिर हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ GI पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक लास्ट बहुत ही फेवरेट सेगमेंट जो कोई नहीं
नहीं पढ़ा था और आपने आज तक पढ़ा भी नहीं होगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ जीआई, मतलब सिस को ट्रांस में बदल दो और ट्रांस को सिस में, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल होता है, और होगा तो किस कंडीशन में होगा और कैसे होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इस टॉपिक से आपकी स्टोइकोमेट्री की स्टार्टिंग है। जितना आप बेहतरीन सीख जाओगे उतना ही आपको आगे और मजा आने वाला है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।